आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार झारखंड की हर वो खबर आप देखने वाले हैं, उसके मायने समझने वाले हैं इस आधे घंटे में। और ऐसे तो हम हर रोज सबसे बड़े पॉलिटिकल खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन आज सबसे पहले एक विवादित यूट्यूबर की बात करेंगे। लेकिन जानिए वो कौन कौन सी 5 बड़ी खबरें हैं सबसे पहले, जिन खबरों के मायने हम आधे घंटे में आपको समझाने वाले हैं। यह खबर 130 दिन बाद मनीष कश्यप की बिहार एंट्री। दूसरी खबर है राहुल की संसद वापसी के मायने भी हम समझाएंगे। तीसरी खबर में आप समझेंगे कांग्रेस का चाइना कनेक्शन। अगली खबर होगी शिक्षकों से जुड़ा 16,000 करोड़ का सवाल। पांचवी खबर होगी जातीय गणना पर इतनी जल्दबाजी क्यों। चलिए शुरू करते हैं। यूट्यूबर मनीष कश्यप की बात करते हैं। आज कड़ी सुरक्षा के बीच बेतिया कोर्ट में उसे पेश किया गया। पेशी के बाद कोर्ट ने मनीष कश्यप को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब यह कोर्ट पर है कि वो मनीष कश्यप को कहां रखती है। पुलिस का घेरा, जिंदाबाद के नारे और फूलों की बारिश। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखी जब विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर पुलिस बेतिया पहुंची। बेतिया रेलवे स्टेशन यूट्यूबर मनीष कश्यप को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस पहले एसपी कार्यालय लेकर गई और फिर बेतिया कोर्ट में पेश किया गया। मनीष कश्यप की कोर्ट में पेशी हुई है और पेशी के बाद देख सकते हैं किस तरह बेतिया कोर्ट के बाहर आपको भीड़ दिखाई दे रही है और उनकी मां के साथ पूरा हुजूम जुड़ा हुआ है। तो आप तस्वीरें देख सकती हैं। देखिए मनीष कश्यप की पेशी हुई है बेतिया कोर्ट में और कोर्ट के बाद मनीष कश्यप की मां, देखिए मां के साथ उनके समर्थकों की भारी भीड़ जा रही है। 2 मामलों में मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में पेश किया गया। पहला मामला बैंक डकैती और सरकारी कामकाज में बाधा डालने का है, तो दूसरा मामला बीजेपी के चनपटिया से विधायक उमाकांत सिंह से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का। तब मनीष कश्यप भी चुनाव लड़ रहा था। उसी चुनाव के दौरान तत्कालीन बीजेपी उम्मीदवार उमाकांत सिंह ने केस दर्ज कराया था। कोर्ट में पेशी के बाद मनीष कश्यप न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मनीष कश्यप के वकील का कहना है कि मनीष को कहां रखना है ये प्रशासन को तय करना है। सीजीएम साहब के यहाँ से रिमांड हुआ है, जुडिशियल रिमांड, और मंजूर आलम साहब के यहाँ से हुआ है। 2 केसेस में उनको रिमांड किया गया है, जुडिशियल रिमांड करके उनको भेजा गया है। आदेश हुआ है बेतिया जेल जाने के लिए। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन का ये ड्यूटी बनता है कि रिमांड करने के बाद कहाँ वो रख सकती है, बेतिया जेल में रखे या। बता दें कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की कथित पिटाई का वीडियो गलत तरीके से बनाकर वायरल करने के आरोप में मनीष कश्यप तमिलनाडु की जेल में बंद था, जिस पर तमिलनाडु पुलिस की तरफ से एनएसए भी लगाया गया। लेकिन बेतिया कोर्ट में पेशी की वजह से मनीष को तमिलनाडु से बिहार लाया गया। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से संवाददाता मुन्ना राज की रिपोर्ट। तो 130 दिन बाद मनीष कश्यप की बिहार वापसी को जरा समझिएगा। मनीष कश्यप चर्चित यूट्यूबर है। मनीष कश्यप विवादों में रहा है। मनीष कश्यप पर भ्रामक खबर फैलाने का आरोप है और बिहार के लोगों की तमिलनाडु में पिटाई की झूठी खबर फैलाने का आरोप है। और इसी आरोप की वजह से मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में एनएसए लगा है। समझने वाली बात यह है कि मनीष कश्यप पर बिहार में कई केसेस दर्ज हैं। उन्हीं में से 2 केस में मनीष कश्यप कोर्ट में हाजिर उनसे होना था और पेशी के लिए मनीष कश्यप को बिहार लाया गया। कोर्ट ने पेशी के बाद मनीष कश्यप को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मनीष की बिहार वापसी तो हो गई है, लेकिन फिलहाल उसकी मुश्किल कम नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी संसद की बैठकों में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं, पर राहुल गांधी को लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस के नेता जहां अति उत्साहित हैं, वहीं बीजेपी इसे सियासी नहीं कानूनी प्रक्रिया बता रहे हैं। राहुल पर जारी सियासी घमासान को इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। संसद भवन के परिसर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरे 137 दिन बाद पहुंचे तो नजारा कुछ इस तरह का था। कांग्रेस के नेता राहुल के सदन में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही राहुल की गाड़ी संसद परिसर के अंदर पहुंची, राहुल को विपक्षी दलों के नेताओं ने घेर लिया। मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगने के साथ ही राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ इस अंदाज में नेताओं को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। कांग्रेस के नेता उत्साहित हैं, तो पार्टी समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ कुछ इस अंदाज में राहुल गांधी का संसद पहुंचने पर स्वागत किया।
राहुल गांधी के फिर से संसद पहुंचने पर बीजेपी के नेता कहते हैं कि कोर्ट से राहुल को दोष मुक्त नहीं किया गया है। ऐसे में क्या फर्क पड़ता है कि राहुल संसद में आए या नहीं? तो वो अभी एक्विटल नहीं हुआ है और दोष मुक्त नहीं हुए हैं। अभी भी जो आरोप था वो अभी भी बरकरार है और कोर्ट ने ये भी कहा कि इट वाज नॉट इन अ गुड टेस्ट। तो इसलिए कोर्ट ने इतनी कड़ी टिप्पणी की है राहुल गांधी के बारे में। मेमोरी वो बहाल होगी, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इसके पहले भी तो लंबे समय तक इस सदन के सदस्य थे, तो उससे कांग्रेस की सेहत पर क्या असर पड़ा? बीजेपी सांसद सुशील सिंह ने तो ये कह दिया कि विपक्ष के लोग राहुल की सदस्यता बहाल हो ऐसा चाहते ही नहीं थे, ताकि विपक्ष को पॉलिटिकल माइलेज मिल सके। जबकि लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष चिराग पासवान का मानना है कि राहुल गांधी की सांसदी का मुद्दा सियासी नहीं, कानूनी है। तो अब देश की जनता से इनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना चाहिए कि हमने जो आरोप लगाए थे वो गलत थे। मैं माफी मांगता हूं देश की जनता से। राहुल जी की सदस्यता का जाना या उनकी सदस्यता का वापस आना ये राजनीतिक विषय कभी रहा ही नहीं है। ये पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में मानहानि से जुड़े मामले में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा और दोष सिद्धि को स्थगित कर दिया था, जिसके बाद से ही लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का पत्र जारी कर दिया। और अब लेकिन राहुल गांधी को लेकर सियासत बेहद तेज है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो राहुल की संसद वापसी के मायने को जरा समझिएगा। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था। विवादित बयान मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी और सजा की वजह से राहुल गांधी की सांसद सदस्यता चली गई। इधर 137 दिन बाद राहुल गांधी की संसद में वापसी हुई, जिससे विपक्ष के नेता काफी उत्साहित हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी संसद में रहें ना रहें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यह समझिए कि सांसद रहते हुए राहुल गांधी की संसद में उपस्थिति कितनी रही। 2023 के बजट सत्र में राहुल गांधी की उपस्थिति 39% रही। 2022 के मॉनसून सत्र में राहुल गांधी की संसद में मौजूदगी 56% रही, जबकि शीतकालीन सत्र 2022 में राहुल गांधी की संसद में उपस्थिति 0% रही। शीतकालीन सत्र 2021 में राहुल गांधी ने 83% संसद की कार्यवाही में वे उपस्थित रहे। बजट सत्र 2022 में राहुल गांधी की उपस्थिति 52% रही। इधर मानसून सत्र 2021 में राहुल गांधी 71% कार्यवाही में मौजूद रहे। 2021 बजट सत्र की कार्यवाही में राहुल गांधी की उपस्थिति 54% रही। मानसून सत्र 2020 में फिर से राहुल गांधी गायब थे। बजट सत्र 2020 में राहुल गांधी संसद की 70% कार्यवाही में उपस्थित रहे और शीतकालीन सत्र 2019 में राहुल गांधी 40% उनकी उपस्थिति रही। इधर बजट सत्र 2019 में राहुल गांधी की उपस्थिति 57% रही। अगर कुल उपस्थिति की बात कर ली जाए तो अब तक राहुल गांधी की संसद में उपस्थिति 52% रही है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ बहुत ही संगीन आरोप लगाया है। देश विरोधी गतिविधियों को हवा देने के लिए चीन से फंडिंग का आरोप एक न्यूज पोर्टल के जरिए लगाया गया है। लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के सदन में बैठते ही आरोप लगा डाला, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न्यूज क्लिक कांग्रेस और चाइना के बीच गठजोड़ का आरोप लगाया। रिपोर्ट के जरिए समझिए पूरा विवाद क्या है। ये कांग्रेस देश को तहस-नहस करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए देश विरोधी एजेंडा चलाने के लिए चीन के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। लोकसभा में राहुल गांधी भले ही 137 दिन बाद पहुंचे हों, पर सदन में आते ही राहुल पर विरोध का विस्फोट कर दिया गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने। जितनी भी फंडिंग हुई है कांग्रेस से, जितनी भी चाइना ने फंडिंग की है, आरोप अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से देते हुए दुबे ने कहा कि राहुल मोहब्बत की नहीं नफरत की दुकान चलाते हैं, वो भी चीन की फंड से। उन्होंने न्यूज क्लिक वेबसाइट का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस और चीन का खास कनेक्शन है। अध्यक्ष जी, ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है। आज बड़ा एक सीरियस मामला में उठाना चाहता हूं अध्यक्ष जी। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है
आइस के बारे में लगातार बोलते हैं सर। ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है, और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं। निशिकांत दुबे के संगीन आरोपों के बाद संसद की कार्यवाही तो बाधित हुई ही, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस आरोप के बाद कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है और आरोप लगाया है कि न्यूज क्लिक को चीन से फंड मिलती है और वो भी सालों से। चाइना की तारीफों के पुल बांधते हैं राहुल गांधी जी और भारत को नीचा दिखाते हैं। क्या वो यहां पर इस बात का जवाब देंगे कि ऐसे और कितने प्लेटफॉर्म हैं जहां पर चाइना फंड कर रहा है और कांग्रेस पार्टी को उसकी जानकारी है? अगर भविष्य में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो जैसा न्यूज क्लिक के मामले में ये आकर खड़े हुए और फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर दुहाई दे रहे थे, क्या उस समय भी कांग्रेस पार्टी भारत विरोधी ऐसे प्लेटफॉर्म्स के समर्थन में ही खड़ा होगी? बीजेपी ने जिस न्यूज क्लिक पोर्टल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है, उस पर क्या आरोप है, जरा वो भी जान लीजिए। दरअसल न्यूज क्लिक एक न्यूज पोर्टल है। देश विरोधी गतिविधियों में जुड़ने का इस पोर्टल पर आरोप है। बीजेपी का आरोप है कि न्यूज क्लिक की चीन से फंडिंग होती है। चाइनीज फंडिंग के जरिए देश में सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप है और इसी को लेकर बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ हमला पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न्यूज क्लिक को लेकर विवाद को समझिए। बीजेपी सांसदों ने चाइनीज फंडिंग का मुद्दा उठाया और न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक को लेकर कांग्रेस को घेरा किया। इधर न्यूज क्लिक को बीजेपी ने देश विरोधी बताया है। न्यूज क्लिक में चीन से पैसा आने का आरोप लगाया है। चीन के पैसे से देश में मोदी विरोधी माहौल बनाए जाने का आरोप है। चीन का प्रोपेगेंडा पोषित करने का आरोप है। चाइनीज फंड से सरकार के विरोध में माहौल बनाए जाने का आरोप है और भारत के विरोध में एजेंडा चलाने का आरोप है। द न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट के बाद यह बवाल मच गया। न्यूज क्लिक एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है और ईडी के छापों के कारण यह पोर्टल चर्चा में है। विदेशी फंडिंग मिलने का आरोप है और विदेशी फंडिंग से 38 करोड़ रुपए मिलने की बात सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं, नियोजित शिक्षकों की बात करते हैं। राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने का मुद्दा बिहार में छाया है। सूत्रों की अगर मान लें तो सरकार इसी हफ्ते उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर सकती है और इसके जरिए नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का प्रस्ताव तैयार होगा। ये तस्वीर धुंधली, तालाबंदी का आह्वान करेंगे, पूरे बिहार का चक्कर जाम करेंगे कि सरकार अपनी रुख स्पष्ट करेगी कि नियोजित शिक्षकों को हम राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं अथवा नहीं देने जा रहे हैं। एक तरफ बिहार के नियोजित शिक्षकों ने राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सरकार को 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम दे दिया है, तो दूसरी ओर सूत्रों की माने तो सरकार ने मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी के गठन का फैसला किया है। इस कमेटी के जरिए नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव तैयार कराया जाएगा। 1 महीने तक प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में भेजे जाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी उसके बाद ही शिक्षकों को अब बीपीएससी परीक्षा नहीं देनी होगी। SCERT को विभागीय परीक्षा का जिम्मा जरूर मिल सकता है और फिर राज्यकर्मी का दर्जा मिलते ही बिहार में नियोजन इकाई खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके पहले सवाल 16,000 करोड़ का है। आखिर कहां से आएंगे 16,000 करोड़ रुपए? अब ये 16,000 करोड़ का पेंच क्या है वो भी जरा समझिए। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने एक ट्वीट कर ये बताया कि शिक्षक भर्ती और राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए 16,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। फिलहाल बिहार में करीब 1,70,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है। नई शिक्षक नियुक्ति के लिए 11,000 करोड़ रुपए चाहिए, जबकि बिहार में करीब 5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, जिन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए चाहिए। यानी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने और जो शिक्षकों की बहाली हो रही है उसके लिए 16,000 करोड़ की व्यवस्था राज्य सरकार को किसी हाल में करनी ही होगी। अब फिर वही सवाल 16,000 करोड़ का है। आखिर कहां से आएंगे 16,000 करोड़ रुपए? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो शिक्षकों से जुड़ा 16,000 करोड़ का सवाल समझिएगा। बिहार में करीब 1,70,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली होनी है। वहीं बिहार में करीब 4 लाख नियोजित शिक्षक पहले से हैं। नियोजित शिक्षकों की मांग है कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिले और बिना परीक्षा के ही उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। सूत्र ये बता रहे हैं कि सरकार शिक्षकों की मांग के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने जा रही है, लेकिन समझना यह है कि नई शिक्षक नियुक्ति के लिए 11,000 करोड़ रुपए चाहिए, जबकि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए चाहिए। यानी कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने और शिक्षक बहाली पर करीब 16,000 करोड़ का खर्चा आएगा। 16,000 करोड़ की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी होगी। तो फिर सवाल यह है कि ये 16,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे। आगे बढ़ते हैं। बिहार में जारी जातीय गणना पर एक बार फिर से रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है, जिस पर अब 14 अगस्त को सुनवाई होगी। तब तक जातीय गणना का काम चलता रहेगा। बिहार में जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक कोई रोक नहीं लगेगा। इस मामले में अब अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। सारे याचिका, क्योंकि 4 याचिका करता थे, चारों याचिका सुप्रीम कोर्ट में नहीं थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना हुआ कि अगले सोमवार यानी 14 तारीख को सारे याचिका की इकट्ठे सुनवाई की जाएगी और सारे पक्ष वहां सुने जाएंगे। उसके बाद इस पर कोई आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय पारित करेगी। आपको बताएं कि जातीय गणना पर रोक को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं। अब सबको एक साथ क्लब करने के बाद 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी, लेकिन फौरी तौर पर ही सही हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने से जेडीयू नेता उत्साहित हैं। जब सुनवाई हुआ, ऑर्डर हुआ, उसके बाद फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट में दिया गया भाजपा वाले। तो अभी भी कानूनी पेच फंसाने में भाजपा वाले लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जनता सब देख रही है, माफ कभी करने वाली नहीं है। आपको बताएं कि जनवरी में बिहार में जातीय गणना की प्रक्रिया शुरू की गई थी। पहला चरण जनवरी और दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू हुआ था, लेकिन 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए गणना की प्रक्रिया पर 3 जुलाई तक रोक लगा दी थी। इसके बाद ये प्रक्रिया रुक गई थी, लेकिन 1 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए सरकार को कहा था यदि वो चाहे तो गणना करा सकते हैं, जिसके बाद काफी तेजी से जातीय गणना का काम हो रहा है, जिस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राज्यसभा में केंद्र की ओर से लाए गए दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों की ओर से लगाए गए आरोपों का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। गृह मंत्री ने कहा कि ये